Hello students, welcome to my channel Courses of Zoology. Today my topic of discussion is about renal toxicology. Renal toxicology is the study of toxicant on kidney. इसमें बेसिकली हम ये पढ़ते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो टॉक्सिकेंट है ये किडनी के ऊपर किस तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं और किडनी का जो नॉर्मल फंक्शन है उसको किस तरीके से डिस्टर्ब करते हैं। सो किडनी के ऊपर जो मुख्तलिफ़ किस्म के टॉक्सिकेंट का इफेक्ट है ये सीवर हो सकता है, माइल्ड हो सकता है, रिवर्सिबल हो सकता है या फिर परमानेंट हो सकता है। और ये डिपेंड करता है कि जो टॉक्सिकेंट है इसकी नेचर क्या है। मोस्टली जो किडनी है ये मोर ससेप्टिबल ऑर्गन है विद रिस्पेक्ट टू इफेक्ट ऑफ टॉक्सिकेंट, बिकॉज जो किडनी है एक तो इसको कार्डिक आउटपुट जो है वो ज़्यादा मिलती है। मींस के 25% जो टोटल कार्डिक आउटपुट है ये सिर्फ और सिर्फ किडनी तक आ रहा होता है। जब एक दफ़ा दिल धड़कता है तो उसका जो 25% जो खून है वो सिर्फ और सिर्फ किडनी तक आता है। तो किडनी तक ब्लड फ्लो ज़्यादा होने की वजह से जो किडनी है ये ज़्यादा ससेप्टिबल है टू टॉक्सिकेंट। टॉक्सिकेंट का इसके ऊपर अटैक करने के जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरा जो फैक्टर है जो ज़्यादा ससेप्टिबल बनाता है किडनी को वो फैक्टर है रीअब्जॉर्प्शन। बेसिकली जिन टॉक्सिकेंट की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं जाके एपिथेलियल सेल्स में। ल्यूमन के जो एपिथेलियल सेल हैं इनके अंदर ये अकोमुलेट हो जाते हैं और वहाँ पे जाके ये जो एपिथेलियल सेल है नेफ्रॉन के इसको ये डैमेज करते हैं। और इस लिहाज से इसके जो कंसनट्रेशन भी है टॉक्सिकेंट की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ब्लड प्लाज्मा। सो इस वजह से जो किडनी है इसके अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट होने के चांसेस भी ज़्यादा है इन दो फैक्टर की वजह से। एक, ब्लड आउटपुट ज़्यादा है किडनी के अंदर, और दूसरा जो रीअब्जॉर्प्शन है टॉक्सिकेंट की इससे ये प्रेसिपिटेट या अकामुलेट हो सकते हैं एपिथेलियल सेल के अंदर और इसको डैमेज कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे कि नेफ्रॉन का जो फर्स्ट पार्ट है ग्लोमेरुलस इसके ऊपर टॉक्सिकेंट किस तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं। बेसिकली अगर बात करें तो नेफ्रॉन के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जिनको हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है, लाइक ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ फैनले, डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। जो मेन पॉइंट है जहाँ पे मोस्ट टॉक्सिकेंट एक्ट करते हैं वो पॉइंट है नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस हाईली वस्कुलाइज्ड एरिया होता है और नेटवर्क होता है ये कैपिलरीज का। अब टॉक्सिकेंट जो है वो ग्लोमेरुलस के ऊपर इफेक्ट करता है। इसके मल्टीपॉइंट जो है वो वेज हो सकते हैं इसको अफेक्ट करने के। सबसे पहला और मेन फैक्टर है टॉक्सिकेंट एक्ट करते हैं ग्लोमेरुलस के ऊपर और इसकी जो परमेबिलिटी है इसको इंक्रीज कर देते हैं। ग्लोमेरुलस की जब परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो इससे जो लीकेज है लार्ज मालिक्यूल की वो ज़्यादा होती जाती है। आमतौर पर जो लार्ज साइज मालिक्यूल होते हैं ये ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज हैं इनमें से पास आउट नहीं हो सकते। जैसे ब्लड सेल्स जो हैं, प्रोटीन्स मालिक्यूल्स हैं, ये ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज हैं इनसे पास आउट नहीं हो सकते। लेकिन अंडर सम केसेस जब ये टॉक्सिकेंट अटैक करते हैं ग्लोमेरुलस के ऊपर तो इसकी परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। और इस कंडीशन के अंदर होता है क्या है कि एक कंडीशन डेवलप होती है और इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो प्रोटीन है स्पेशली हाई मालिकुलर वेट प्रोटीन होती है ये ज़्यादा रिलीज होती है विद यूरिन। जब ये ग्लोमेरुलस से आती है ल्यूमन के अंदर तो ल्यूमन के ज़रिए ये यूरिन के ज़रिए बॉडी से वेस्ट हो जाती है, दोनों फंक्शनल प्रोटीन भी और स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी। तो इस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटीन यूरिया जिसमें यूरिन के थ्रू प्रोटीन बॉडी से लॉस्ट हो जाती है। और कंडीशन ये डेवलप किसकी वजह से हो रही है, जब ग्लोमेरुलस के ऊपर कोई भी टॉक्सिकेंट एक्ट करता है और उसकी परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है जिससे लार्ज वेट मालिकुलर जो है प्रोटीन मालिक्यूल्स ये इसमें से पास आउट होकर यूरिन के ज़रिए लॉस्ट हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ ख़ास टॉक्सिकेंट हैं जो पोडोसाइट होते हैं सेल इनको डैमेज करते हैं। पोडोसाइट क्या होते हैं, ये बाउमन कैप्सूल के सेल्स होते हैं। ये इनके अंदर जो स्लिट होते हैं, पोर्स होते हैं, इनके साइज को ये बेसिकली बढ़ा देते हैं। स्पेशली जो एक एंटीबायोटिक है जिसको बोलते हैं पोरोमाइसिन। पोरोमाइसिन बॉडी के अंदर जाके प्रोड्यूस करवाती है पोडोसिन और नेफ्रिन। ये दो प्रोटीन जो है ये प्रोड्यूस करवाती है बॉडी के अंदर जाके, जिससे क्या होता है कि सिल्ट
जो मॉर्फोलॉजी है वो चेंज हो जाती है। जो पोडोसाइट सेल्ट है इनके अंदर जो सिल्ट है, जो पोर है, इनका साइज़ ज़्यादा बड़ा हो जाता है और इस लार्ज साइज सिल्ट के ज़रिए जो ये मालिक्यूल्स हैं ये ज़्यादा लॉस्ट होते हैं। स्पेशली जो लार्ज साइज प्रोटीन मालिक्यूल है ये यूरिन के थ्रू लॉस्ट होना शुरू हो जाते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं प्रोटीन यूरिया। नेक्स्ट वन, कुछ टॉक्सिकेंट जैसे कि जेंटामाइसिन, ये जो ग्लोमेरुलस की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस कर देती है। जब नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस कर देती है तो इसमें से जो एनाइंस होते हैं ये आसानी के साथ पास आउट हो सकते हैं और पास आउट होकर ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के अंदर इंटर होते हैं और यहाँ से बॉडी से लॉस्ट हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल टॉक्सिकेंट जैसे कि एम्फोटेरिसिन, ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट को जो है वो डिक्रीज़ कर देते हैं। और डिक्रीज़ कैसे करते हैं, ये वैज़ो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज के अंदर। जब ये ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज के अंदर वैज़ो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं तो इसकी जो आउटपुट है, जो ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेट है, ये कम हो जाता है। इसके अलावा ग्लोमेरुलस के ऊपर जो है ये हैवी मेटल भी इम्पैक्ट कर सकती हैं। हैवी मेटल जब आके ग्लोमेरुलस के साथ इंटरेक्ट करती है तो यहाँ पे कुछ इम्यून सेल्स को एक्टिवेट कर देती हैं। जब ये इम्यून सिस्टम्स या इम्यून सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो ये ख़ास किस्म के टॉक्सिकेंट प्रोड्यूस करते हैं जिनको बोलते हैं ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीशीज़। ये हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं और जो नेफ्रॉन है इसको ये डैमेज कर सकते हैं। डैमेज कैसे करते हैं, स्पेशली जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती हैं जैसे कि हाइड्रोक्सल रेडिकल्स, ये बेसिकली जो प्रोक्सिमल टब्यूल है, प्रोक्सिमल टब्यूल की एपिथेलियल सेल है, इनको ये डैमेज कर देते हैं, इनकी मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को डिक्रीज कर देते हैं। और इसके अलावा जो मेम्ब्रेन रिलेटेड प्रोटीन होती है इनको अल्टर करते हैं, प्लस इसके साथ जो कैल्शियम का होम्योस्टेसिस है इसको जो डैमेज करते हैं, इसके अंदर ही इंटरप्शन का बायस बनते हैं। इसके अलावा ये जो टॉक्सिकेंट है ये इनहिबिशन ऑफ रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, यानी जो रीअब्जॉर्प्शन है मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की, इनको ये डिक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, और इसकी इनहिबिशन से क्या होता है कि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जो है ये यूरिन के अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, यानी जब ये ल्यूमन से वापस ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब नहीं होते तो ग्लूकोज यूरिन के ज़रिए बॉडी से लॉस्ट होता है और इस कंडीशन को बोलते हैं ग्लाइकोयूरिया। व्हाट इज द ग्लाइकोयूरिया? दैट इज द लॉस ऑफ ग्लूकोज विद यूरिन फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज ग्लूकोयूरिया। और दूसरी कंडीशन इसको हम बोलते हैं अमाइनो एसिड यूरिया। अमाइनो एसिड यूरिया के अंदर क्या होता है कि जो अमाइनो एसिड है इसकी रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। जो अमाइनो एसिड है ये जो प्रोक्सिमल टब्यूल का ल्यूमन है इससे ये एपिथेलियल सेल में रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाते और सिंपली ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के साथ बॉडी से निकल जाते हैं और इस कंडीशन को बोलते हैं अमाइनो एसिड यूरिया। अमाइनो एसिड का यूरिन के साथ निकलना अमाइनो एसिड यूरिया और ग्लूकोज का यूरिन के जरिए बॉडी से लॉस होना ग्लाइकोयूरिया कहलाता है। सिमिलरली एक हमने पीछे कंडीशन पढ़ी जिसको बोलते हैं प्रोटीन यूरिया, कि प्रोटीन अगर यूरिन के जरिए बॉडी से लॉस हो रही है तो उसको प्रोटीन यूरिया के नाम से कहा जाता है। इसके अलावा ये जो टॉक्सिकेंट है ये को ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को भी डिमिनिश कर देते हैं, यानी जो वाटर है ये रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता जिसके नतीजे में जो है वो ब्लड वॉल्यूम जो है यूरिन का जो वॉल्यूम है ये इंक्रीज हो जाता है, यूरिन ज़्यादा मकदार में प्रोड्यूस होता है और इस कंडीशन को कहते हैं पोलीयूरिया, जिसमें यूरिन का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाता है और यूरिन हाइपोटोनिक प्रोड्यूस होता है। सो नेक्स्ट, डैमेज टू द प्रोक्सिमल टब्यूल। और कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो प्रोक्सिमल टब्यूल या इसकी जो वाल्स और सेल है इनको डैमेज कर सकते हैं, तो इसमें जो मेन और प्रोमिनेंट कंपाउंड है वो है हैवी मेटल। हैवी मेटल जो है बेसिकली ये प्रोक्सिमल जो सेल है इनकी ये डिसफंक्शनिंग करता है, इनके फंक्शन को जो है ये डिटर करता है। इसके अलावा माइक्रोस्कोपिकली अगर इसको देखा जाए तो ये सेल के अंदर डैमेज करके जो प्रोक्सिमल सेल है इनकी ये नेक्रोसिस करवा देता है, सेल की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। प्लस ये जो मेटल है ये सल्फोहाइड्रल ग्रुप्स, खास तरह की प्रोटीन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, इनके साथ ये रिएक्ट करता है और इनके नॉर्मल फंक्शन को ये ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट, कुछ हेलोजनेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स भी है जैसे कि ब्रोमोबेंजीन वगैरह, क्लोरोबेंजीन्स वगैरह, ये प्रोक्सिमल टब्यूल के साथ इंटरेक्ट करते हैं और बेसिकली इन सेल्स के अंदर, एपिथेलियल सेल्स के अंदर साइटोक्रोम P450 एंजाइम होता है। जब ये एंजाइम हेलोजनेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ इंटरेक्ट करता
तो एपिथेलियल सेल के अंदर प्रेजेंट है ये साइटोक्रोम P450 एंजाइम। जब इन हेलोजनेटेड हाइड्रोकार्बन को डिग्रेड करने की कोशिश करता है तो उसके नतीजे में कुछ मेटाबोलाइट्स बनते हैं, और ये जो मेटाबोलाइट्स हैं ये इंटरव्यूल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, इनको ये डैमेज कर देते हैं। नेक्स्ट, कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स भी हैं जो कि नेफ्रोटॉक्सिक इन नेचर होती हैं। ये एंटीबायोटिक्स को जब इनटेक करते हैं मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ को क्योर करने के लिए, इनको ट्रीट करने के लिए, तो ये भी जो है ये प्रोक्सिमल टब्यूल को डैमेज करते हैं। स्पेशली अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स को अगर लिया जाए, स्ट्रेप्टोमाइसिन को लिया जाए, न्यूमाइसिन को लिया जाए, जेंटामाइसिन को लिया जाए, ये तमाम के तमाम जो एंटीबायोटिक्स हैं ये भी जो टब्यूल के सेल हैं इनको ये डैमेज करते हैं। स्पेशली ये जो एंटीबायोटिक्स है ये फास्फोलाइपेजेस खास एंजाइम के ग्रुप है, इनको ये इनके फंक्शन को ये डेटर करते हैं, जिसके नतीजे में जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये प्रॉपर जो है फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती। और इसके अलावा साइक्लोस्पोरिन्स अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये भी जो एपिथेलियल सेल हैं, जो टब्यूल के सेल्स हैं, ये इनके अंदर अकामुलेट हो जाती हैं और इसको डैमेज करती हैं। प्लस कुछ एनाल्जेसिक पेन किलर जैसे कि एसिटोअमाइनोफेन, अगर इनका यूज़ किया जाए तो ये भी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड होती है और इसको डैमेज कर देती हैं। द रिमाइंडर पार्ट ऑफ द टब्यूल, अब टब्यूल के जो रिमाइंडर पार्ट है इनके ऊपर कौन कौन से टॉक्सिकेंट इफेक्ट करते हैं और कैसे जो है वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। बेसिकली प्रोक्सिमल के टब्यूल के बाद जो पार्ट आते हैं नेफ्रॉन के, इसमें हमारे पास लूप ऑफ फैले आ जाता है, डिस्टल टब्यूल आ जाता है और कलेक्टिंग टब्यूल आ जाता है। तो बहुत सारे ऐसे फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स हैं, ऐसी मेडिसिन हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं तो ये इस नेफ्रॉन के पार्ट्स को जो है वो डैमेज करती हैं। स्पेशली कुछ एनाल्जेसिक्स हैं, एनाल्जेसिक बेसिकली पेन किलर ड्रग्स को बोला जाता है, ठीक है, जैसे कि एस्पिरिन वगैरह और फिनेसिटिन। एस्पिरिन का पता है कि इसको एज अ टेबल ड्रग के तौर पर बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है। तो एक तो ये मेडुला को डैमेज करती है किडनी के, इसके अलावा ये जो लूप ऑफ फैले है, कलेक्टिंग डक्ट है, इनको भी ये डैमेज करती हैं। इसके साथ साथ ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनके ऊपर भी अपना ख़ास इफेक्ट करती हैं और इनको भी डैमेज करने का बायस बनती है। इसके अलावा मिथाइल ऑक्सीफ्यूलेन ये एक फार्माकोलॉजिकल कंपाउंड है जो एक एनेस्थेटिक है और ये एडीएच को बेसिकली ब्लॉक कर देता है। तो इससे जो है वो रीअब्जॉर्प्शन है सोडियम की और वाटर की, ये इससे इसकी हिंड्रेंस होती है, ये इसके साथ इसकी इंटरफेरेंस करता है और सोडियम और वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन है इसको ये डिस्टर्ब करता है। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन का हमें पता है कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एंटीबैक्टीरियल जो इन्फेक्शन हैं इसको एज एंटीबैक्टीरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ़ किस्म के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इनको क्योर करने के लिए। तो ये भी जो है मेडुलरी जो पार्ट है नेफ्रॉन का, इसको ये डैमेज करता है।